हमारे साथ आज मौजूद है गोपाल तिवारी। भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। अच्छा, कि मतलब कोई तो ऐसा मौका मिलेगा कि 23 साल में भगत सिंह की तरह कहीं ना कहीं फांसी पे झूल जाऊंगा इस देश की। उस दिन मैंने अपने पिताजी को 5:15 बजे, शनिवार का दिन था, तो मैंने उनको कहा कि देखिए आज से मैं पिता और पुत्र के संबंधों का परित्याग करता हूं। ये उस शब्द थे उस समय के। वर्तमान राजनीति लालच, लोभ इसका केंद्र बिंदु बन गई है, लेकिन जनता का नहीं। अगले 5 साल करना है कि कैसे हमारा बेटा राजनीति में विधायक बनेगा। लेकिन आपकी पार्टी तो इसी चीज के लिए बदनाम है। क्या है कि हमारी पार्टी पे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मैं बोल रही। और उसमें चल रहा था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो बाद में उसमें उत्तर था एमएलए बनने के लिए। आपका पॉडकास्ट जिस दिन हिंदुस्तान का नंबर 1 बन जाएगा ना, उस दिन जो है ना, हर हफ्ते 15 दिन में चिट्ठी आएगी, 400 करोड़ भेजो, 200 करोड़ भेजो, नहीं भेजोगे चैनल पर। मैं फिर भी कहता हूँ चलो 5 जाता होगा लेके, 100 जाता होगा लेकर के, 200 जाता होगा लेकर के, 750 एडमिट कार्ड एक लड़के के नाम से जारी किए गए थे। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा लाइट हार्टेड कंटेंट जाए, लेकिन सीरियस मुद्दे भी हम रेगुलर बेसिस पे उठाते रहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को कम से कम जानकारी रहे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आपको पता चलते रहे। तो ऐसा ही एक टॉपिक है यूथ पॉलिटिक्स को लेकर, जो कि काफी सारे यूथ मुझे लगता है इंटरेस्टेड होंगे, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। तो हमारे साथ आज मौजूद है गोपाल तिवारी, जो कि हमारी जैसे यंग जनरेशन से आते हैं और साथ ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव है, और उनसे आज हम बातचीत करेंगे यंग पॉलिटिशियंस के बारे में, यूथ कितना इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स को लेकर और उनकी क्या सोच है इस बारे में। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। तो अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन तो मात्र इतना ही है कि मैं एक संघर्ष करने वाला एक यूथ हूं, एक भारतीय हूं, और अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकता हूं, देश के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, वही सोचता हूं, वही पढ़ता हूं, और उसको प्रैक्टिकल सड़क पर लोगों के बीच जाकर के करने की कोशिश करता रहता हूं। और इंटरेस्ट मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल, कि मैं आपका बता देता इंटरेस्ट कहाँ से आया हूं। पॉलिटिक्स में? 30 वर्ष मुझे हो चुके हैं इस धरा पर निरंतर यात्रा करते करते। अपने घर से लेकर के अनेकों लोगों के बीच गया, लाखों लोगों से मिला, एक बहुत बड़ा परिवार बना हमारा। मेरा नाम गोपाल है, इसलिए सिर्फ सौभाग्यशाली मैं नहीं हूं, मैं पैदा भी जन्माष्टमी को हुआ। अच्छा। और इसलिए मेरा नाम गोपाल पड़ा। और मुझे लगता है कि जब इस धरा पर, इस धरती पर, इस देश में कर्म की जब बात होती है, काम करने की जब बात होती है, तो सबसे उत्तम उदाहरण अगर किसी का दिया जाता है तो वो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का दिया जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा, तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, तो आपने तो बहुत यंग एज से शुरुआत की होगी, आपकी उम्र बहुत छोटी रही होगी, तो उस एज में पॉलिटिक्स में आना, और घर वालों को, एक कहते हैं ना कि घर वाले बहुत चिंतित होते हैं जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है कि लड़का पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो उनका क्या ओपिनियन था और आपने क्या संघर्ष किया है पॉलिटिक्स में आने के लिए? देखिए मेघा जी, मैं बहुत छोटी सी उम्र में इलाहाबाद गया था अपने चाचा जी के साथ, और चूंकि वो कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हाँ। मुझे याद है कि जब हम 6th, 7th, 8th में जब पढ़ा करते थे तो हमको भेजा जाता था, एक संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती थी। वो जीआईसी, एक जो सरकारी स्कूल होता है जिले में, उसमें परीक्षा होती थी। उसमें जो पास हो जाता था उसको महीने में 400 रुपए शायद 2 साल तक मिलते थे। अच्छा। स्कॉलरशिप के तौर पर 400 या कुछ ऐसे मिलते थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे भेजा गया एक बार कि परीक्षा देने आपको जाना है। हम 5-7 लोग गए। अब वो हमको हमारे जिले में सरकारी स्कूल ही नहीं ढूंढ पाए, छोटे छोटे थे। अच्छा। तो सरकारी स्कूल नहीं ढूंढ पाए तो हम उसमें एक जूनियर स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे साथ जो लड़के थे उसमें किसी एक लड़के ने, और उस ग्रुप का सरदार में ही था, तो लड़कों ने कहा कि हमारे स्कूल में जो है खाना अच्छा नहीं बनता है, मिड डे मील अच्छा नहीं बनता है। तो एक लड़के ने कहा कि मेरे मामा जो हैं वो डीएम की वो चलाते हैं कार, उसके ड्राइवर हैं। तो फिर किसी ने कहा कि डीएम मंगलवार को आता है, कचहरी में मंगलवार को बैठता है। तो हम सब गए एक वकील के पास, उससे एक एप्लीकेशन टाइप कराए। तो उसने पूछा, तो वो वकील इतना अच्छा था, तो हमने उसको पैसे, हमने सब लोगों ने इकट्ठे किए 2-2, 5-5 रुपए देने के लिए। तो 50 रुपए इकट्ठे हुए देने के लिए। तो उसने कहा नहीं, तुम अगर कुछ देना चाहते हो 1 रुपए मुझे दे दो, फीस ले लेता हूँ 1 रुपए। उसने एप्लीकेशन टाइप कर दी। डीएम के आने से पहले हम उसके ऑफिस में घुस गए। अच्छा। अब हमें नहीं मालूम क्या प्रोटोकॉल डीएम होता है, कौन डीएम होता है, कुछ नहीं जानते हम।
जब उसके अंदर गए तो डीएम जैसे ही आया, उसने देखा, उसने पूछा कौन है ये अंदर, तो जैसे ही वो अंदर घुसा बोले उठ के खड़े हो, बाहर जाओ। मैंने कहा नहीं, पहले हमारी एप्लीकेशन पढ़ो तुम। फिर वो 2-3 बार हमारी उससे थोड़ी सी जद्दोजहद हुई, उसने एप्लीकेशन पढ़ी, बोले बच्चे हैं, एप्लीकेशन पढ़ी, उसने बोले जाओ 24 घंटे के ऊपर इस पे एक्शन होगा। अब हम लोग वहां से आ गए, हमें नहीं मालूम क्या एक्शन होगा, हम तो एप्लीकेशन दिए एकदम खुश बाहुबली की तरह एकदम बाहर निकले। जब दूसरे दिन हम स्कूल गए तो हमारी हेडमास्टर सब खड़े रहे, बड़ी बड़ी आंखें करके हमको देख रहे हैं। बोले क्या करके आए हो तुम, कल कहाँ थे? हमने कहा कहीं नहीं थे मैडम, हम तो परीक्षा देने गए थे। कैसी हुई परीक्षा? बहुत अच्छी परीक्षा हुई, जबकि स्कूल नहीं मिला खोजे हमको। अच्छा। परीक्षा बहुत अच्छी हुई। अब हम स्कूल में बाद में चला देखे, दुनिया भर के अधिकारी वहां खड़े, एक पुलिस की पूरी टीम आई, चेकअप, वहां खाना चेक हो रहा है, मिड डे मील का सब कुछ चेक हो रहा है। तो वो जो हरकतें थी, मतलब कहीं भी भिड़ जाना, कहीं भी लड़ जाना, तब हमें कुछ मालूम भी नहीं था। तो वो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। अच्छा। कि मतलब कोई तो ऐसा मौका मिलेगा कि 23 साल में भगत सिंह की तरह कहीं ना कहीं फांसी पे झूल जाऊंगा इस देश के लिए, ऐसा सोचते थे हम। अच्छा। लेकिन कोई मौका नहीं मिला, वो मौका निकल गया। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चंद्रशेखर आजाद वाला मौका मिलेगा और शूट करेंगे अपने आप को। ऐसी तमाम चीजें हम सोचते थे। आज के समय में सब चाहते हैं कि नहीं, भगत सिंह होने चाहिए, भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी नेता इस देश को मिलना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग होने चाहिए। लेकिन हमारे घर में नहीं हो भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद हमारे घर में नहीं हो। तो आपके घर में जब आप हो गए ऐसे, तो फैमिली का क्या? हमने जब हम दिल्ली आए, इलाहाबाद से जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली कई आंदोलनों में रहे। जब हमारा सबसे पहला इंटरव्यू ANI पर चला था, तो ANI एक एजेंसी है जहां से सारे न्यूज चैनल से उठाते हैं इंटरव्यू। एक हमने आमरण अनशन किया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने। आप लोगों ने SSC की परीक्षा दी होगी तो आप जानते होंगे। 2018 में हमने 18 दिनों तक, महाभारत का युद्ध भी चला था, 18 दिनों तक ही हमने वो प्रोटेस्ट किया था। 9वें दिन 60 लड़कों ने मुंडन कराया था, श्राद्ध। 13वें दिन 13वीं की, और स्वयं पुरोहित बनकर के मैं ही बैठा था मंत्र पढ़ने के लिए SSC के खिलाफ। एक बढ़िया बोर्ड रखा था हमने। हमने 9 दिनों का आमरण अनशन किया, 9 दिनों का। उस समय तमाम तस्वीरें जब गई, हमारे पर बहुत सी FIR हुई, तमाम मुकदमे दर्ज हुए। और आपको विश्वास नहीं होगा, आज तक कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है वनडे एग्जाम की, तो एक प्रवेश पत्र लेकर के जाता है। एक ही जाता है ना, बहुत ज्यादा 2 लेके जाता होगा। पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि 2 लेके जाए। मैं फिर भी कहता हूं चलो 5 जाता होगा लेके, 100 जाता होगा लेकर के, 200 जाता होगा लेकर के। 750 एडमिट कार्ड एक लड़के के नाम से जारी किए गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने? 750 एडमिट कार्ड। मतलब वो लड़का एक ही साल में जनवरी से लेकर अगस्त तक 750 बार पैदा हुआ। जब ये सारी चीजें हमने दिखाई, हमने रविवार को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सामने। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दरवाजा 2 ही बार खुलता है साल में, एक बार जब नोटिफिकेशन आती है तब, एक बार जब रिजल्ट आता है तब। रविवार को 4 बजे खुल गया उस दिन दरवाजा। तो ये तस्वीरें जब घर गई तो पिताजी भी डर गए। लोगों ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं और वो वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़े हैं, ये वो। तो मुझे एग्जैक्ट वो मेगा जी वर्ड याद है। बहुत बहुत इमोशनल होकर के मैं बात बड़े बड़े मंचों से कहता हूं। उस दिन मैंने अपने पिताजी को 5:15 बजे, शनिवार का दिन था, तो पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम कहां उधर उसमें जाकर के फंस गए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आज तक हमारे और आपके बीच में जो संबंध था पिता और पुत्र का, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और अनेकों जीवन तक ऋणी रहूंगा। लेकिन आज मैं एक ऐसी लड़ाई में खड़े होने जा रहा हूं जहां मुझे लगता है कि एक घर के दिए को बुझाने से, अगर 1000 घरों के दिए रोशन होते हो तो एक दिए को बुझ जाना आज हिंदुस्तान के पक्ष में, और मैं वो आपका दिया हूं। आज से मैं पिता और पुत्र के संबंधों का परित्याग करता हूं। ये वो मेरे शब्द थे उस समय के। बहुत इमोशनल होकर के इस बात को कहता हूं। तो जैसे कि यूथ की अगर बात की जाए, तो आपके हिसाब से कैसे, वो क्या रीजंस है जो यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या नहीं ले, चाहकर भी नहीं ले पा रहा है? मेगा जी, ये सवाल इतना छोटा नहीं है। बेसिकली ये सवाल आज के समय में हिंदुस्तान के परिदृश्य में बहुत बड़ा है, और इसका उत्तर इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता है। ये अनेकों चर्चाएं करके एक इसका सम्मिश्रण निकाला जा सकता है, जिसको हम कहें अमृत निकाला जा सकता है, और जिस अमृत को बांट करके पूरे हिंदुस्तान के यूथ को प्रभावित किया जा सकता है। आजकल क्या हो गया है कि वर्तमान राजनीति जो है, वर्तमान राजनीति लालच, लोभ
इसका केंद्र बिंदु बन गई है। जबकि राजनीति लालच और लोभ का केंद्र बिंदु नहीं होनी चाहिए, ये परिवर्तन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। आज राजनीति में लोग अगर चुनाव के वक्त 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए कमाने का इंतजाम पहले ही कर लेते हैं। हमको कहा गलत, हमको टेंडर पास कराना है लेकिन रोड नहीं बनानी है, हमको बजट ले लेना है लेकिन स्कूल नहीं बनाना है। और आज मैं कहीं एक सभा में था, जहां इस समय मैं दिल्ली में चुनाव में कैंपेनिंग कर रहा हूं, अलग अलग जगह। बड़ी सुंदर अभिषेक दत्त जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही, बोले कि हमारा तो एक ही सिंबल है और हमारा एक ही झंडा है। बोले कि हमारे पास मेहनत का डंडा है और ईमानदारी का झंडा है, और इसी की बदौलत हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी की धुरी पकड़ करके हम जनता से जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और हमारी सिर्फ एक ही गारंटी है, काम की गारंटी, हम काम करते हैं। तो यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके की चीजें बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जनता के सामने, लोगों के बीच आप तब कह पाते हो जब आप वैसे हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको वैसे होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे वादे तो आपको देख लो हर पार्टी में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठगी जनता ही जाती है लास्ट में। मैं कहता हूं कि जब तक आप अपनी विधानसभा के हर घर की घंटी नहीं बजाएंगे तब तक आप अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। और आज मैं आपके चैनल पर मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा अचीवमेंट है वो। मैं चंबल में गया था, वहां एक जिला है श्योपुर, राजस्थान का पहला जिला, और पहले जिले का पहला बूथ है खिड़खिड़ी। और वहां जो है जिस पार्टी की तरफ से मैं गया था वो पार्टी वहां पहला बूथ भी नहीं जीतती थी कभी। और 70 साल का रिकॉर्ड है, आप गूगल करके देख लेना, श्योपुर में 70 साल का रिकॉर्ड है, कोई भी विधायक दोबारा रिपीट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह। हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला बात तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन इतिहास यही बताता है कि दोबारा कोई विधायक नहीं बना वहां। मैंने कहा सर इस विधानसभा को मैं 1000% जीत सकता हूं, मैं लड़ूंगा इस चुनाव को। तो उन्होंने बोला देख लो। तो उन्होंने विधायक से बात की, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमको सौंपी। 2 महीने 10 दिन लगातार मैं रहा। दीपावली भी वही 6 बजे सुबह होटल से निकलता था, रात को 2 बजे वापस लौटता था। 70 किलोमीटर एक दिन में हमने वहां के वर्तमान विधायक को हमने गांव घुमाए। 70 किलोमीटर उसके घुटने जवाब दे गए वोट डालने के दिन तक। लास्ट दिन तक वो मुझसे यही कहते रहे कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। लास्ट दिन तक, जिस दिन वोट खुल रहे थे उस दिन वो पूरी विधानसभा से बाहर एक हनुमान जी के मंदिर में जाके बैठ गए, बोले मैं नहीं जीतूंगा। मैंने कहा आप 10 से 10,500 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, और 10,500 वोटों से वो चुनाव जीते, और 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके वो कहां गए, भोपाल विधानसभा में वापस पहुंचे। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन इस 30 साल में कम से कम मैंने जो है ना 70 साल का जीवन जिया है। 70 साल। मेरे दोस्त जो हैं, मेरे दोस्त, हम 30 साल का कोई मेरा दोस्त नहीं है, 30 साल का कोई दोस्त नहीं। हमारे सारे दोस्त 50 साल से ऊपर वाले हैं। और सोचो जो 50 साल के लोगों के बीच रहा हो तो उसका मानसिक डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा यूथ फ्रेंडली होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर उसके क्या पॉइंट्स है? देखिए, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। इस भारत के जितने भी दल हैं राजनीतिक, उनको सबको जो है यूथ को पॉलिटिक्स में वो लाते हैं सिर्फ कार्यकर्ता बना करके। उनसे झंडे उठवाएंगे, जब वो थोड़ा सा नाराज होने लगते हैं तो उनकी बड़ी सी एक होर्डिंग लगवा देंगे कि एक फोटो उसमें चस्पा करा देंगे, तो यूथ खुश हो जाता है। 1 महीने के लिए मेरी नेताजी के साथ फोटो छपी है। मैं समझता हूं कि यूथ का काम उस बैनर में अभी छपने का समय नहीं है, अभी उसे छपना भी नहीं चाहिए, और छपना चाहिए तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यूथ पॉलिटिक्स में कैसे आए, वो पॉलिटिक्स का कैसे केंद्र बिंदु बने, तो हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों को सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर या प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, शिविर की जगह विश्वविद्यालय आप कह सकते हो, विद्यालय आप कह सकते हो, कोई शाखा आप कह सकते हो। वैसे हिंदुस्तान में तमाम ऐसी शाखाएं हैं जो बड़ा जहर फैलाती है इस देश में। नहीं, पॉलिटिकल मतलब पढ़ाया तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में पढ़ाने का मतलब वो कॉपी किताब की पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाने का मतलब आप एक ऐसा विद्यालय का क्या मतलब है? विद्यालय का मतलब ये नहीं कि जब वो फला यूनिवर्सिटी में जाकर के, गलगटिया यूनिवर्सिटी में, MIT से यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि विधानसभा ही, एक यूथ पॉलिटिक्स जो करना चाहता है उसके लिए एक विधानसभा ही उसकी
जो है यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय उसका होता है, उस विश्वविद्यालय में राजनीतिक दल तय करे कि हमारा यूथ उसमें जाकर के किस तरीके से संघर्ष करेगा। दूसरा सबसे बड़ा और एक नकारात्मक कारण है यूथ के राजनीति में ना आने का। जैसे मान लीजिए मैं विधायक हूं, मैं 1990 में विधायक बना था, फिर 95 में बना, फिर 2000 में बन गया, 5 में बन गया, फिर 2010 में बन गया, फिर 15 में बन गया। अब हमारी उम्र हो गई 70 साल, खांसी आ रही, चला नहीं जा रहा है। फिर सोच रहे अच्छा लाओ आखिरी लड़ देते हैं। आखिरी लड़ा तो अब आखिरी लड़ा तो अगले 5 साल हमको करना है काम, लेकिन जनता का नहीं, अगले 5 साल करना है कि कैसे हमारा बेटा राजनीति में विधायक बनेगा। क्यों भाई, राजनीति क्या है, वो एक एनजीओ है क्या, जिसमें वो मतलब एक कंपनी थोड़ी है कि कंपनी का एक मालिक है, उसको कुछ हो गया तो उसका बेटा चलाएगा, फिर उसका बेटा नहीं। भाई इस पे आधिपत्य नहीं है किसी का, हर किसी को मौका है आने का। लेकिन आपकी पार्टी तो इसी चीज के लिए बदनाम है। हमारी ही पार्टी नहीं, देखिए हमारी पार्टी ऐसे ज्यादातर, देखिए क्या है कि हमारी पार्टी पे आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। नहीं, मैं बोल रही इस चीज क्योंकि के लिए हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की अपेक्षा यूथ को मौका देती है। अच्छा, तो ये क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में जाने के लिए कोई सी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई लीडर है, उसमें ऐसा क्या क्वालिटीज देखे जो रिलेट करके फिर उससे जाए? क्योंकि आजकल जितने भी पॉलिटिशियन है आप देख लो तो यूथ कहीं ना कहीं वो चाहते हैं यूथ से कनेक्ट होना और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गैप दिख जाता है जिससे वो यूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो वो क्या ऐसी क्वालिटीज है या चेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज को या लीडर्स को अपने अंदर लाना चाहिए ताकि वो यूथ से कनेक्ट कर सके? देखिए मैं एक बात आपको कहता हूं जी, अगर किसी भी यूथ को राजनीति में दिलचस्पी है और वो राजनीति में आना चाहता है, वो राजनीति करना चाहता है, तो सबसे सुंदर आपको सबसे पहले, आप तो बहुत सरल भाषा में छप करके आ गई है, आपको उठानी चाहिए श्रीमद् भगवत गीता। पूरी मत पढ़िए, आप जो है ना उसके 2, 4, 6 अध्याय पढ़िए। और खासकर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं खड़े होकर के, उनको उनका असली स्वरूप याद दिला रहे हैं, उनकी असली ताकत याद दिला रहे हैं, उनका असली काम उनको याद दिला रहे हैं कि उनको किस लिए इस कुरु की भूमि तक लाया गया, किस लिए उनको अर्जुन बनाया गया, किस लिए वो भगवान के सबसे परम मित्र बने, क्यों भगवान उनके रथ के सारथी बने। तो वो जब याद दिलाया जा रहा है ना, उतनी कन्वर्सेशन ही अगर यूथ तरीके से सुने और आत्मसात कर ले तो उसको अपनी अंतर आत्मा से अनेकों सवाल जो आज तक उठते रहे उनके सबके जवाब मिल जाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अब कुछ फन और लाइटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि आजकल मीम्स और सोशल मीडिया का जमाना है, तो वहां पर कोई भी पॉलिटिकल मीम्स जो ट्रेंड में अभी चल रहा हो, रिसेंटली आपने देखा हो और आपने एंजॉय किया हो, ऐसा कोई मीम्स आपने देखा है? देखते हो आप मीम? अरे हमने अभी कल ही देखा एक मीम, और उसमें चल रहा था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो बाद में उसमें उत्तर था एमएलए बनने के लिए। अच्छा, कोई एक यूथ पॉलिटिशियन जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता हो या जो बहुत प्रभावित हो रहे हो आप उससे देखे, कोई भी एक यूथ पॉलिटिशियन? एक ही है इस देश में, उसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा, वो यूथ में राहुल गांधी एक ही है। अच्छा, राहुल गांधी के अलावा अगर देखा जाए तो चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, या फिर राघव चड्ढा हो गए, तो इन सभी यूथ पॉलिटिक्स में ही आते हैं, पॉलिटिशियन ही कंसीडर करोगे आप इन्हें, तो क्या इनमें से कोई प्रभावित नहीं करता? ये देखिए, ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है जिनका आपने नाम लिया। अच्छा। ये लोग अवसरवादी लोग हैं। अच्छा। उसके बाद में तो फिर है सचिन पायलट। अच्छा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सुंदर पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अटल बिहारी वाजपेयी को सब क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो शुचिता की राजनीति करते थे, एक बहुत बेहतरीन आयाम राजनीति का सेट किया था, जोड़ों तोड़ों की राजनीति नहीं थी कि पैसा दे के इसको खरीद लिया, उसकी सरकार गिरा दी, उस पे ईडी भेज दी, उस पे सीबीआई भेज दी, तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत चल गया तो तुम्हारे चैनल पे ही छापा मरवा दिया। इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करते थे वो। हाँ बिल्कुल सच्चाई, आपका पॉडकास्ट जिस दिन हिंदुस्तान का नंबर 1 बन जाएगा ना, उस दिन जो है ना हर हफ्ते 15 दिन में चिट्ठी आएगी, 400 करोड़ भेजो, 200 करोड़ भेजो, नहीं भेजोगे चैनल पर। हर संडे हर रविवार मन की बात कर देते हैं लोग, जन होता ही नहीं है उसमें, कहीं जनता होती नहीं, अपने मन की बात जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं 1 घंटे, क्या मतलब है उसमें, कहीं जनता नहीं है तो फिर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसलिए मैं राहुल गांधी को जो है वो करता हूं।
अच्छा, तो अगर स्टार्टिंग के जब पॉलिटिक्स इंडिया में आ ही रहा था, जब डेमोक्रेसी आ रही थी इंडिया में, उस टाइम के अगर किसी पॉलिटिशियन से आपको अगर मिलने का मौका मिलता तो वो कौन होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलना चाहते हैं। और क्या चर्चा करते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल से यही चर्चा करता है कि उनको जो उपाधि दी गई थी ना लौह पुरुष की, तो मतलब हर परिस्थिति में वो इतने मजबूत और इतने शानदार निर्णय लेते कैसे थे बैठ करके। और एक पॉलिटिकल डिसीजन जो आप चेंज करना चाहो हिस्ट्री में, जो ये तो बहुत ही गलत पॉलिटिकली डिसीजन हुआ था इस, अगर मैं उस समय होता तो हम विभाजन नहीं होने देते किसी भी कीमत पर। मारने वाले भी हमारे अपने थे, मरने वाले भी हमारे अपने थे, मैं ये कहता हूँ। मैं इसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसकी बात नहीं करता हूँ। और अभी के सिनेरियो में अगर बात किया जाए तो एक चीज जो पॉलिटिक्स में आप चेंज करना चाहोगे, या उसके मतलब एक जो बन चुका है कि पॉलिटिक्स में ये चीज तो चेंज कर दो, मुझे तो लगता है ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। कुर्ता पजामा बहुत हो गया। ना कुर्ता पजामा। अगर आज मैं देश का प्रधानमंत्री होता या भविष्य में कभी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। कहने में क्या दिक्कत है, आदमी कहता तो बन ही जाता है। जब भी प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले, चाहे हमको लोकसभा में चाहे राज्यसभा में कैसे भी करके एक कानून में पास करूंगा। ये जो दल बदल कानून है ना, जिस भी नेता ने दल बदलने की कोशिश की तो आजीवन उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता। आप दूसरे दल में जाना चाहते जाओ, तो फिर आप विधायकी, सांसदीय किसी चीज का चुनाव नहीं लड़ सकते। आप जाइए उनकी विचारधारा से सहमत। विचारधारा तो पार्टीज की भी बदल जाती है ना टाइम के साथ, तो क्या पता उस टाइम पे उनकी विचारधारा मिल रही हो, आगे चल के नाम मिल रही हो। विचारधारा कभी नहीं बदलती है। अच्छा, विचारधारा कैसे बदल जाएगी? विचारधारा तो एक विचारधारा है ना, विचारधारा कभी कैसे बदलती है? पार्टी आप बदल लो, लेकिन विचारधारा तो मत बदलो। यदि किसी पार्टी के साथ आपकी विचारधारा सहमत नहीं खा रही है तो आप निर्दलीय लड़ जाइए। निर्दलीय का भी तो सिस्टम है। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें, ये जो दल बदल वाला सिस्टम सबसे पहले से बंद करेंगे। चलिए ठीक है। ऑन दैट नोट आज के लिए मुझे लगता है ये काफी गहरी चर्चा हो गई है, यूथ का पॉलिटिक्स में आना या क्यों नहीं आ रहे हैं, या क्या चेंजेस पार्टीज को करने चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है गोपाल जी के साथ, और उन्होंने भी खुलकर सारी बातें कही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर यूथ का योगदान हो पॉलिटिक्स में। और आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और एक बात मैं और ऐड करता हूँ, ये बात आपने यूथ की कही, आज मैं इस पॉडकास्ट में इसीलिए बैठा हूं क्योंकि मेघा जी एक यूथ की ही तरह आज के 1 साल पहले तकरीबन जब पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उन पहलवानों के प्रोटेस्ट में यूथ की भांति वहां खड़ी थी, उसी समय मुलाकात हुई थी, इसलिए आज यूथ बन करके पॉडकास्ट में बैठा हूं मैं। जी बिल्कुल, 1 साल पहले मिले थे और आज 1 साल बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं यूथ इन पॉलिटिक्स। और आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।